बंगाल को लेकर कांग्रेस लेफ्ट में निराशा के बादल जरूर हो, लेकिन इन सब के बीच जीत के जश्न की गूंज कहीं ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। कई जगहों पर जीत के जश्न में जिस तरीके से सैलाब उमड़ पड़ा है वह भी देखने लायक है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते चलते हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में फिर से ममता को लेकर जश्न, उनके ठीक घर के बाहर दूसरी तरफ अम्मा ही सत्ता में रहेंगी उसको लेकर जश्न। असम में बीजेपी ने पहली बार उत्तर पूर्व राज्य में अपने सत्ता बनाई है, उसको लेकर जश्न का नजारा है। और केरल में कांग्रेस के हाथ से निकल गई है सत्ता और उसके बाद एलडीएफ वहां पर जीती है। तो वहां पर एलडीएफ के भीतर उतनी घमा चौकड़ी होना हो, लेकिन निराशा बहुत ज़्यादा है ओमान चांडी के इर्द गिर्द, यानी उनके घर पे। ये चार तस्वीरें अपनी जगहों पर हैं, लेकिन इन सब के साथ ही हम पहले सीधे चल रहे हैं अशोक सिंघल के पास, जिनके साथ इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी मौजूद हैं। अशोक सिंघल, जरा बात कीजिए नितिन गडकरी से, क्या मान रहे हैं इस जीत को लेकर? असम में बीजेपी की जीत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नितिन गडकरी साहब, जो बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री हैं। नितिन जी, बीजेपी ने असम में सरकार बना रही है और बंगाल में भी उम्मीद के मुताबिक बीजेपी को लगता है कि आई हैं सीटें, किस ढंग से देखते हैं? देखिए, ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा है। पहली बार असम में हमारी सरकार बन रही है और नॉर्थ ईस्ट में हम लोग इससे काफ़ी मजबूत होंगे। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट एक समय कांग्रेस का गढ़ था। अब कांग्रेस लगभग आसाम के साथ नॉर्थ ईस्ट से समाप्ति की कगार पर खड़ी है और बंगाल में पहली बार कांग्रेस और सीपीएम ने हमारे विरोध में बहुत आगाड़ी बनाई। उसके बावजूद भी हमारी एंट्री भी मिली है और हमको अच्छी सीटें मिली है। तमिलनाडु और केरल में भी हमको काफ़ी अच्छा वोट परसेंटेज मिला है और मुझे लगता है कर्नाटक के बाद साउथ में भी एक गेट हमारे लिए ओपन हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं मानता हूँ कि ये बीजेपी के लिए, भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। किसकी जीत है? नरेंद्र मोदी की, जो कहा जा रहा था कि मोदी की वजह से जीत है, जनता का तो कंट्रीब्यूशन होता ही है। आपको लगता है अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने जीत दिलवाई? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया, मेहनत किया, उसके कारण हमको जीत मिली। हमारी पार्टी हर समय जो जीत मानती है वो पार्टी की जीत मानती है और स्वाभाविक रूप से नेतृत्व का उसमें योगदान बड़ा होता है। तो आगे जो चुनाव आ रहे हैं स्टेट्स में, पंजाब है, यूपी है, ये तमाम जो स्टेट्स हैं, किस ढंग से देखते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा? देखो, इसको भी हम ताकत से लड़ेंगे और जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। किन मुद्दों का आपको लगता है कि इम्पैक्ट हुआ इन चुनावों में? देखो, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, सब जगह पर लोगों को ये विश्वास निर्माण हुआ है कि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे विभाग ने करीब 1 लाख करोड़ के काम नॉर्थ ईस्ट और आसाम में हम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में एक अपेक्षा जगी है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी अपेक्षाएं पूरी कर सकती है। इसी कारण लोगों ने हमको सपोर्ट किया, हमारे सरकार को सपोर्ट किया है और ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। इसका उपयोग करके हम हमारी और ताकत बढ़ाने की कोशिश करें। कैमरामैन विनोद के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो बीजेपी जीत से गदगद है और आगे की दिशा देख रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल सबब है। 2 जगहों पर सत्ता परिवर्तन, दोनों जगहों से कांग्रेस बेदखल हो गई है, असम और केरल। दोनों जगहों पर बीजेपी और एक जगह एलडीएफ आई है, यानी बहुत साफ है कि कांग्रेस के लिए दोनों राज्य उसके हाथ से निकल गए हैं। और जाहिर है इसके बाद कांग्रेस के भीतर मंथन शुरू होगा, चिंतन शुरू होगा या कुछ बदलाव होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं और सीधे हम पहले चल रहे हैं महासिद्दीकी के पास, जिनके साथ शशि थरूर है। जरा पूछिए शशि थरूर से, क्या वो कांग्रेस के भीतर कुछ बदलाव चाहते हैं या सब कुछ ऐसे ही? कांग्रेस के लिए आज कुछ खास दिन नहीं है। वो बहुत सारे स्टेट्स में जहां पर वो रूल कर रहे थे, यानी कि असम और केरला से वो हट चुके हैं, लेकिन फिर भी केरला के पार्टी ऑफिस में तिरुवनंतपुरम में विनिंग कैंडिडेट्स आ रहे हैं। हमारे साथ तिरुवनंतपुरम के एमपी भी हैं शशि थरूर, जो इस हार के बारे में बात करेंगे। शशि थरूर, आज का दिन अच्छा नहीं रहा कांग्रेस के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतनी बुरी हार देखनी पड़ी कांग्रेस को? रीजन क्या है? देखिए, मैच तो ख़त्म नहीं हुआ, पिक्चर और भी बाकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रेंड्स अच्छे नहीं हैं हमारे। फिर भी मेरे साथ खड़े हैं मिस्टर के एस शबरीनाथन, जो अरविकरा कंस्टिट्यूंसी मेरे ज़िले में जीत के आए हुए हैं
और हमें ऐसे भी हैं कि हमारे जो जवान नेता हैं, यहाँ तो शबरीनाथन हैं, कोच्चि में हाईबी ईडन भी जीत रहा है, ऐसे तो हमारे जवान रोजी जॉन अंगमाली में जीत रहा है। हमारे जवान नेताओं तो बिल्कुल आगे आ रहे हैं और मेरे ख्याल में कांग्रेस के ये बहुत अच्छी बात होगी कि आइंदा अगर हम ऑपोजिशन में रहें, हम जवान लोगों के साथ ऑपोजिशन में रह के हम कल के बारे में सोचने की राजनीति करेंगे। असम में क्या प्रॉब्लम हो गई कांग्रेस को? वहां से तरुण गोगोई इतने साल से चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार उन्होंने पहले ही अपनी डिफीट कंसीड कर ली थी। सर्बानंद सोनोवाल को उन्होंने कांग्रेचुलेट भी कर दिया। देखिए, बात यह है कि 15 साल के बाद कभी कभी वोटर्स थक भी जाते हैं। हमने ये तो दिल्ली में भी देख चुके हैं। आपको पता है कि शीला दीक्षित जी बहुत पॉपुलर थी, बहुत इफेक्टिव थी मुख्यमंत्री, लेकिन 15 साल के बाद लोग शायद कहा कि देखिए उनका चेहरा तो देखे हैं, अभी किसी और को मौका दे दें। तो लग रहा है कि असम में भी ऐसा ही हुआ है। 15 साल के बाद किसी और को मौका देना, इसमें तो कोई इतनी बड़ी आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने अच्छा काम किया था वहाँ और मेरे ख्याल में वापस भी आने वाला है। अब देखेंगे कि उनको मौका देने के बाद वो लोग कैसे गवर्नेंस करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, क्या कांग्रेस को सेंट्रल लेवल से रीथिंक की जरूरत है? देखिए, रीथिंक की बात नहीं, मेरे ख्याल में रिवाइवल की बात है। अब तो 3 साल बचे हैं जनरल इलेक्शंस के लिए और मुझे लग रहा है कि हमारे पार्टी के जो युवा नेताओं हैं, जैसे यहाँ खड़े हैं, उनके भविष्य के बारे में हमें सोचनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ये देश तो जवान देश हैं। आपको पता है कि हमारे देश में तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा 25 साल से कम हैं, तो उनके लिए सोचने वाले पार्टी बनना चाहिए और मेरे ख्याल में जवान नेतृत्व से हम आगे बढ़ा सकते हैं। यही है मेरी राय। और ये भी है कि केरल में वैसे हम करने वाले हैं। अगर ये ट्रेंड्स कंफर्म्ड हो गए हैं और LDF जिनके नेताओं सब, एक तो है मतलब 90 से भी ज़्यादा उम्र का नेता आ रहे हैं, हम बोलेंगे कि कल के बारे में, ये 21वां शताब्दी में आप क्या चाहते हैं? आप जवान को नहीं चाहते हैं? मेरे ख्याल में कांग्रेस की वापसी बहुत जल्दी हो जाने वाली है। शशि थरूर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ महा सिद्दीकी, थिरुवनंतपुरम, आज तक। एक हल्का सा संकेत है कि कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है, जो शशि थरूर सोच रहे हैं कि हाँ इस रूप में होना चाहिए। रामचंद्रन जी, कैसे देखा जाए कांग्रेस को लेकर, खासतौर से अगर शशि थरूर कह रहे हैं कि कुछ तो मथना पड़ेगा, मतलब सवाल चिंतन मंथन का नहीं है, बात फैसले और कुछ बदलाव का है, क्या वाकई कांग्रेस इस स्थिति में आ पाएगी? देखिए, कांग्रेस के लोगों को भी ये अच्छी तरह मालूम है कि पिछले 2 साल से, 2014 से जब वो हारे हैं जनरल इलेक्शंस, तब से अब तक 2 साल होने को आए, उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आए जिससे कि ये लगे और कॉन्फिडेंस दिलाए कि पार्टी अपने स्लंबर से उठ के कुछ करने जा रही है। कोई डिसीजन अभी तक ऐसे नहीं हुआ जिससे कि आपको आश्वासन दिलाए कि कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी साहब ने बिल्कुल ही एक नई छवि लेके कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। कुछ नहीं हुआ है। नहीं, विजन की कमी है या आपको लगता है कि सब कुछ गांधी फैमिली के इर्द गिर्द और उन्हीं की तरफ देखते हुए तमाम बड़े नेता? देखिए, मेरे ख्याल में डायनास्टी के रूल में आप हर चीज़ एक ही आदमी के ऊपर छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल सा काम है। मणिशंकर अय्यर साहब ने जो कहा वो अपनी जगह पे है कि नहीं, हमारे यहाँ एक पूरी छवि है, बड़े लीडर्स हैं, बड़ी डिस्कशन होती है, कंसेंसस होके आगे बढ़ती है। मुझे तो 2 साल में कोई ऐसे कंसेंसस होते हुए नज़र नहीं आया। इनफैक्ट कांग्रेस के ही लीडर बताते हैं कि साहब, अगर हम कुछ जल्दी में, झटके में कुछ ऐसे चीज़ ना करें जिससे कि लोगों में हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस जाए और हम स्टेट के लीडर को भी एनकरेज करें, उसके अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई एक नए दिन देखने का तो अवसर नहीं मिलेगा। ये नहीं सोच पाती है, लेकिन आरएसएस कैसे सोच रही है? क्योंकि आरएसएस के लिए केरल भी महत्वपूर्ण, नॉर्थ ईस्ट में उसका जाना भी महत्वपूर्ण। वाजपेयी जी के दौर में जब वहां पर 4 स्वयंसेवक मारे गए थे तो उसको लेकर बड़ा आक्रोश था आरएसएस में कि लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री हैं, फिर भी कुछ क्यों नहीं करते हैं। ये सारे सवाल थे। राम माधव वहीं से निकलते हैं और राम माधव एक लिहाज से स्ट्रेटजी बना रहे थे असम के लिए कि किस रूप में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अंकित, जरा उनसे बात कीजिए आप और पूछिए कि क्या है आने वाले वक्त में असम को लेकर या नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनकी दृष्टि।
होली और दिवाली इस समय असम में भारतीय जनता पार्टी के साथ एक साथ आ चुकी है। राम माधव, आपको इस तरह केसरिया रंग में लिपटे नहीं दिखाई पड़ते होंगे अक्सर। माधव जी ये बताइए, असम में जीत दिखाई दे रही है, केरला में खाता खोल रहे हैं, बंगाल में 2 डिजिट में जाते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन तो कमाल का। बहुत अच्छा संकेत इस चुनाव ने, इस राउंड ऑफ इलेक्शन ने दिया है। एक तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश ने स्वीकारा है। असम में बड़ी जीत मिली है, बंगाल में हम अच्छी संख्या में सीट जीत रहे हैं, केरला तमिलनाडु में हमारा खाता खुल रहा है। वही कांग्रेस सब दूर सफाया हो रहा है। देश की जनता बीजेपी को, मोदी जी के लीडरशिप को चाहती है, कांग्रेस को नहीं। आर्किटेक्ट जो है ये असम की जीत के, उसके आपको बड़ा श्रेय दिया जा रहा है, साथ में सोनोवाल जी और विश्व शर्मा जी को। क्या कॉम्बिनेशन होगी? क्या विश्व शर्मा यहाँ रहेंगे, सोनोवाल विश्व शर्मा वहाँ जाएंगे, सोनोवाल यहाँ सीएम होंगे? असम में सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। उसमें हेमंत विश्व शर्मा सहित सभी प्रमुख नेता मुख्य जिम्मेदारी निभाएंगे। असम की जनता ने जिस आशा से, जिस विश्वास से भाजपा को यह हिस्टोरिक मैंडेट दिया है, उसको पूरा करने में सफल करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, क्या आपकी बात हुई नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से इस विक्ट्री के बाद? सभी आज शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें आगे की औपचारिकताओं पर पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। राम माधव, मेरे ऊपर भी देखिए पूरा केसरिया रंग चढ़ चुका है। यहाँ पर लोगों ने जो रंग चढ़ाया है, ये होली का माहौल है यहाँ पर, और साथ के साथ दिवाली भी मनाई जा रही है। राम माधव को मुश्किल से लोग खींच के लेके जा रहे हैं कि वो भी कुछ पटाखे जलाएं। जो जश्न है, जिस तरीके से उल्लास है, सुबीर भौमिक साहब, क्या ये पहली बार फीलिंग आ रही है असम के भीतर, या ये जीत के सिलसिले में ऐसी स्थिति रहती है? क्योंकि एक बार बार आप एक जिक्र कर रहे हैं कि एक रीजनलिज्म, एक क्षेत्रीयता का भाव उनके भीतर आया है सोनोवाल के जरिए। देखिए 1979-80 में से ये पॉलिटिक्स चला है, असमीज आइडेंटिटी इज इन डेंजर, और इसको रेस्टोर करना। ये जीत एक चीज साबित कर दिया है कि माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेटेड फॉर्म में होने से उनके सपोर्ट से कोई पार्टी यानी कि कांग्रेस जीत कर आ जाता था। आज एक नया पॉलिटिक्स वहां खड़ा हो गया है कि हिंदू कंसोलिडेशन के वजह से और माइनॉरिटी वोट का बंटवारे के वजह से बीजेपी कैन स्वीप। ये अपने आप में जो एथनिक असमीज, जो अपने आप को असमिया मानते हैं, वो समझते हैं कि स्टेट में पॉलिटिकल पावर अपने कंट्रोल में रखने की दिशा में उनके लिए ये एक लैंडमार्क है। क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस का विनिंग फॉर्मूला क्या है साहब? आली कुली बंगाली, नागसेप्टा नेपाली। ये बात हुआ करता था कि आली मतलब मुसलमान, कुली मतलब टी गार्डन लेबर, बंगाली, अच्छा बंगाली हिंदू लोग का तो बहुत भारी तादाद वहाँ भाजपा के साथ जुड़ चुका। आप देखना बड़ाक वैली का रिजल्ट आएगा, स्वीप। अली कुली बंगाली, आली कुली बंगाली, हाँ। मैं जैसे एसएमएस बोलते हैं उस तरह से बोल रहा हूँ। हाँ। आली कुली बंगाली, नागचेप्टा नेपाली। नागचेप्टा मतलब ये हाँ। नेपाली, हाँ। कि एसएमएस के वोट से कोई चुनाव नहीं जीतता है। आज ये साबित हुआ है, और सोनोवाल को फील्ड करके एक बहुत बड़ा चीज किया है बीजेपी ने। ये है कि असम आंदोलन के दौरान एक जगह बीजेपी को मिला, आरएसएस को मिला खासतौर से वहां घुसने का, है कि एक एंटी जो माइनॉरिटी फीलिंग, बांग्लादेश का घुसपैठ का इशू लेकर आरएसएस को घुसने का जगह मिला। बट ये भी हकीकत है कि असम आंदोलन के दौरान जो एक ज़्यादा एसएमएस असर्शन के वजह से यदि न हुआ अखोमिया अखो मेरी घुसी जुआ, अगर तुम एसएमएस नहीं हो असम छोड़ के चले जाओ, तो असम में जो ट्राइबल लोग धीरे धीरे एसएमएस बनते थे, उनमें ये लगा कि साला हम एसएमएस तो नहीं है, हमको छोड़ने को कह रहा है। तो बोडो लोगों ने कहा भाई साहब, हम एसएमएस लोग जो अपने आप को एसएमएस मानते हैं, उनसे पहले यहाँ आके बसे हैं। मिशिंग को लगा, कार्बी को लगा कि साला हम एसएमएस तो है नहीं, बट हमको यहाँ से निकालने का बात कर रहा है। तो उन्होंने अपना अलग अलग आवाज भूमि मांग उठाया, और कई जगह वो वायलेंट मूवमेंट हुआ, जैसे बोडो मूवमेंट, जैसे कार्बी मूवमेंट, जैसे दिमासा मूवमेंट। आज एक कास्ट हिंदू एसएमएस नहीं, सोनोवाल कछारी एक ट्राइबल को वहां खड़ा करके भाजपा ने ये मैसेज दिया है कि असम का जो जाति गठन का जो प्रक्रिया है, जो कि वेरियस ट्राइब्स, अलग अलग उपजातियों को एक जाति सत्ता में लाने का जो एक हिसाब है, उसको रेस्टोर किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब है कि मोहंता का मूवमेंट जो था
वो शॉविनिस्ट मूवमेंट था, तो सोविनिस्ट मूवमेंट था। बिल्कुल शॉविनिस्ट मूवमेंट। नहीं तो इस तरह का स्लोगन क्यों आएगा, जोदी न हो अखोमिया अखोमे नहीं घुसे। अब देखो कि इफ यू आर नॉट एन एसएमईज यू लीव असम एंड गो। इस जगह से अल्फा उभर कर आया, अल्फा ने इसको आगे बढ़ाया, बट कुछ देर बाद जब अल्फा के साथ भारत सरकार का जंग शुरू हुआ, हिंदुस्तानी फौज का जंग शुरू हुआ, तो अल्फा को ये लगा कि भाई एसएमईज पॉपुलेशन कितना है, 30-35% है, बाकी सब तो दूसरे लोग हैं नहीं, यहाँ उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो यू कैन नॉट फाइट ए स्टेट पावर। तब अल्फा ने 1992 में ये नया फॉर्मुलेशन दिया कि हमारा आंदोलन तो অসমীয়ার आंदोलन न হয়, এটা অসম বাহির आंदोलन। हमारा आंदोलन असमिया लोग का आंदोलन, ये असम में बसने वालों का आंदोलन है। यानी कि वाजपेयी साहब आप वहां जाके बसे अगर 20 साल और आपने असम के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया, तो ये मूवमेंट आपका भी मूवमेंट है। ये अपने आप में बहुत भारी चीज है। इसमें सिर्फ ट्राइबल्स नहीं, जो बंगाली लोग वहाँ बहुत साल से बसे हुए थे, हिंदू मुसलमान, इनको भी इस मूवमेंट में लाने का कोशिश हुआ। तो असम के राजनीति में ये दो धारा रहा है। एक धारा एक्सक्लूशन का कि हम एसएमईज है, बाकी सब भाग जाओ, निकल जाओ। दूसरा ये रहा है कि असमिया का डेफिनेशन को थोड़ा फैलाकर तरह तरह के जो लोग वहाँ खास तौर से उपजाति बसते हैं, उनको भी एक एसएमईज। अगर बीजेपी इस फार्मूले में सफल हुई है, तो क्या द्रविड़ पॉलिटिक्स में बीजेपी इस तरीके से एंटर नहीं कर सकती? देखिए, कोशिश तो की थी उन्होंने, मगर उनका गठबंधन नहीं बन पाया, तो इस बार वो सक्सेसफुल नहीं हुए। दूसरा मैं ये कह रहा था कि पहले भी क्योंकि राज्यसभा में सपोर्ट कम था सेंटर में, एंड वहाँ पर इसलिए एआईडीएम का सपोर्ट लेना पड़ा, इसलिए सेंटर उतना हावी, बीजेपी उतना हावी नहीं हो पाई। नहीं, रास्ता क्या हुआ? कौन सा फार्मूला फिर काम करेगा बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी की एंट्री वो चाहती है तमिलनाडु में द्रविड़ पॉलिटिक्स? देखिए, द्रविड़ पॉलिटिक्स अभी भी बहुत, उसके ग्रासरूट्स अभी भी बहुत तगड़े हैं, मतलब बहुत गहरे हैं, और उसको उखाड़ना या उसमें कुछ बदली करना अभी भी बहुत मुश्किल काम है। और बीजेपी को अभी भी एक नॉर्थ इंडियन पार्टी की तौर से देखा जाता है। वहाँ पर लैंग्वेज शोविनिज्म बहुत शार्प है, जिसको बीजेपी के लिए बीट करना बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को अभी भी एक वहाँ जाके शुद्ध हिंदी बोलने से बीजेपी को खतरा ही पैदा होगा। हाँ, और एचआरडी कहे तो फिर कर्नाटक में येदियुरप्पा के जरिए वो फार्मूला वो इम्प्लीमेंट कर सकती है, इसका मतलब? देखिए, कर्नाटका का थोड़ा सा डिफरेंट पॉलिटिक्स है। वहाँ पर जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट तरीका है। वहाँ पर बीजेपी एक इनरोड कर पाई, क्योंकि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी एक पैठ बनाई, उसके बाद उन्होंने एक सरकार भी वहाँ पर बना ली है। तो यदि साउथ में यदि आप देखें, सबसे पहला जो सरकार है उन्होंने कर्नाटका में ही बनाई है। आंध्रा में भी वो कोशिश कर रहे हैं, मगर आंध्रा में नंबर 2 पे सिचुएशन पे हैं। केरल में कहीं एंट्री नहीं कर पा रहे थे, मगर इस बार वो राजगोपाल शायद जीतने के कगार पे हैं, या जीत चुके हैं, मुझे मालूम नहीं। एक्चुअल रिजल्ट शायद वही लीड पे हैं। उनके 84 ईयर्स के हैं, बहुत कोशिश करने के बाद शायद पहली बार वो इस बार जीते हैं। तो उनके लिए, बीजेपी के लिए एक एंट्री केरल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और इस बार शायद तमिलनाडु में तो पूरी तरह से अब सुबीर भौमिक साहब बताइए, अगर बीजेपी का ये फार्मूला, और वहां मान लीजिए हो ना हो, लेकिन यहाँ फार्मूला अगर वो सफल हो गया पॉलिटिकल वे में, इलेक्ट्रल प्रोसेस में, चुनावी दौर में, क्या फिजिकली भी उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको लगता है असम में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि असम एक बहुत बढ़ चुका था। सोसाइटी जो असम का, नहीं, आप ही ने कुछ सवाल हेमंता को लेकर खड़ा किए, आप ही ने बताया। हेमंता का जो सवाल है वो तो करप्शन का सवाल है। हाँ। उसके साथ ये जो ठोस मुद्दा जो हमने उठाया, हाँ, कि असम में एथनिक पॉलिटिक्स का, उसका ताल्लुका भी है। बट सोनोवाल को ये लोग लाए हैं, तो ट्राइबल्स को वापस लाने का एक प्रक्रिया शुरू होगा यहाँ। उसमें अपना आप में एक हिंदू आइडेंटिटी कंसोलिडेशन का एक कोशिश भाजपा का जो जारी है, वो कामयाब इसलिए होंगे कि साहब ट्राइबल्स अगर एसएमईज मेन स्ट्रीम में वापस आते हैं, तो इट विल सपोर्ट दैट प्रोसेस। यहाँ बहुत बड़ा चीज हुआ है, ये जो मोदी साहब का फैसला कि साहब जो हिंदू आ जाता है वहाँ से, वो रिफ्यूजी है, क्योंकि वो बांग्लादेश से मार खा के रहा है। मुसलमान जाता है, इकोनॉमिक माइग्रेंट है, तो उसको भगाना पड़ेगा, वो इलीगल माइग्रेंट है। अब इसके चलते असमीज और बंगाली हिंदू जो ट्रेडिशनली लड़ते रहे हैं, 60s का मूवमेंट देखिए असम में, वो बंगाली हिंदुओं के खिलाफ था। 70s का मूवमेंट लैंग्वेज के इशू लेके, बड़ाक वैली में जो आंदोलन, ये 19 तारीख एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इसका मतलब एक और है भौमिक साहब कि जो मुस्लिमों को लेकर बीजेपी से डर दिखाकर कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो बताती है, मैसेज कन्वे करती है, इस फार्मूले में वो भी डाइल्यूट हो रहा है। इसमें डाइल्यूट मतलब बीजेपी का अगर हिंदू कॉन्सोलिडेशन आगे बढ़ा है, तो दूसरे तरफ
बीजेपी उभर कर इतने जोर शोर से आने से मुसलमानों में जो डर पैदा हुआ है वो कांग्रेस से हटकर एयूडीएफ की तरफ गए, उनका वोट का बंटवारा हो गया। इसका अपने आप में फायदा हुआ है। जैसे कि बंगाल में देखिए आप, बीजेपी का परसेंटेज बड़ा है, मतलब नॉर्मल से। इसके चलते मुसलमानों के में जो डर पैदा हुआ है उसका सरासर फायदा ममता को हुआ है। एन माह से वो लोग नहीं तो ये एंट्री बीजेपी की बंगाल में भी हो सकती है। बंगाल में पहले से तो अब बड़ा तो है। असम की तरफ से एंट्री हो देखिए वो सकती है। 17 मोदी लहर वे 17% वो- बट अगर 10 नॉर्मली उनका 3-4% 5% का हिसाब से है, अगर वो 10-12% जिसका जिक्र संजय करते रहे हैं हो जाता है तो बंगाल में 10-12% बीजेपी वोट शेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका फायदा अभी ममता को होगा, बट लॉन्ग टर्म में खासतौर से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में यही लोग ममता को परेशान करेंगे, लेफ्ट नहीं कांग्रेस नहीं, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में बांग्लादेश को लेके एक इशू है। सिंपल चीज बताता हूँ, स्मगलिंग होता है, स्मगलिंग के चलते वहाँ गुंडागर्दी होता है, जो वहाँ लोगों को मार पड़ा, तो बीजेपी वहाँ पहुँच गई। नदिया में रायट हो गया, साउथ 24 परगना में रायट हो गया, तो ये सब जो गड़बड़ हुआ है इसके चलते, और आरएसएस के लीडर्स मोहन भागवत ने तो कह दिया कि हमारा ये प्रोग्राम है, 2 साल में हम आरएसएस कैडर मेंबर्स 60,000 से 1,20,000 करेंगे, डबल द मेंबरशिप। अब क्योंकि उनको भी ये एहसास हुआ बंगाल में चुनाव जीतने का एक बहुत बड़ा चीज है कैडर। कैडर अगर नहीं बढ़ता है तो फिर आप बूथ मैन नहीं कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ जो बड़ा बाजार का लाला है वो पैसा देगा बीजेपी को, वो जाके इलेक्शन मैन करेगा, तृणमूल से मारपीट करेगा या लेफ्ट से मारपीट। मैसेज क्या निकला है बंगाल और असम के इलेक्शन में, खासतौर से यंग वोटर और वुमेन्स वोटर को लेकर? ये बहुत साफ दिखाई पड़ता है। अगर आप बंगाल को देखें, विमेन वोटर का बहुत बड़ी संख्या में वोट है वो ममता बनर्जी की तरफ गया है। लोकसभा चुनाव के बाद से ये दिखने लगा है कि युवा भी एक वोट बैंक के रूप में उभरने लगा है, जो 2014 के चुनाव के पहले कभी दिखाई नहीं पड़ता। हमने कई चुनावों को देखने की कोशिश की, कभी ऐसा नहीं दिखा कि यंग वोटर एक वोट बैंक के रूप में दिख रहा हो। 2014 के चुनाव में बहुत बड़ा झुकाव उनका बीजेपी, खासकर नरेंद्र मोदी की तरफ था। अलग अलग राज्य के चुनाव में अलग अलग पार्टियों की तरफ है, लेकिन विमेन और युवा 2 ऐसे तबके हैं जो वोट बैंक के रूप में उभर रहे हैं। असम में युवाओं का बहुत बड़ा रोल है बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाने। और क्या ये वोट बैंक उस कॉम्युनल पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हटकर है? बिल्कुल, मैं कहूँगा हम वोट बैंक को एक बहुत गंदी निगाह से देखते हैं, कहते हैं वोट बैंक है। मुझे लगता है ये जो 2 वोट बैंक उभर के आ रहा है, युवा और विमेन, ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स, ये सबको क्रॉस करते हुए, सबको सुपरसीड करते हुए आ रहा हूँ, ऊपर उठ रहा है। ये जाति का वोट बैंक नहीं है, और इस तरह के वोट बैंक को मैं मतलब अपने तौर पे वेलकम करूँ। ये यूथ वोट बैंक का जो जिक्र किया असम में, ये हम बोल रहे हैं, इसका डायरेक्ट रिजल्ट हुआ है कि सोनोवाल को प्रोजेक्ट किया तो ही इज ए यंग लीडर, उसका फायदा उनको मिला। देखिए, भाजपा ने सोनोवाल को प्रेसिडेंट जब से डिक्लेयर किया सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी को हटा के, उसमें 2 मैसेज गए। सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी हेमंत विश्व शर्मा को लाया था, इसमें एक मैसेज गया है कि बीजेपी इज प्रोजेक्टिंग ए ट्राइबल लीडर, नॉट एन अपर कास्ट लीडर। सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, बट वो प्रेसिडेंट नहीं रहे। दूसरा चीज क्या है साहब कि दूसरे भी जो सीनियर लीडर्स थे बीजेपी के, राजेंद्र गोहाई, विजय चक्रवर्ती, जो सेंटर में मिनिस्टर रहे इससे पहले, कविंद पुरकास्ता, सब बैक सीट, न्यू यंग लीडर, न्यू फेस। और ये शायद यही जो युवा वोट बैंक है इसको कैपिटलाइज करने का एक कोशिश। एक आखिरी सवाल का हम जवाब इस डिस्कशन में चाहेंगे रामचंद्रन जी। शाम में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है बीजेपी के जरिए, और एक संकेत है कि जिन जगहों पर जीता जाहिर है बधाई दी जाएगी, लेकिन ये कहीं रिशफल की दिशा में भी जाएगा। सोनोवाल को तो वहाँ संभालना है, यहाँ नहीं संभालना है, 75 पार के 2-3 लोग हो गए हैं, क्या उस दिशा में जा सकते हैं सेंटर पॉलिटिक्स? नहीं, देखिए, इस वक्त तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो डिस्टर्ब करेगी बैलेंस को जो है सेंटर में। बट ये बात सही है कि आपको हेमेंद्र बिस्वा शर्मा को कहीं अकोमोडेट करना है, वो सेंटर पे होगा। और जहाँ तक सोनोवाल का वहाँ पर सवाल है, अगर अनाउंस कर दिया तो मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे। अभी ये स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कांग्रेस तरुण गोगोई का दिल्ली लाएगी? नहीं, वो उनकी अपनी इंटरनल सिचुएशन, बट वो स्पेंट फोर्स हैं। अब उनको दिल्ली लाएंगे भी तो कोई पार्टी पोजीशन उनको देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता, उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है तो उनको वही रखेंगे। मैं संक्षिप्त में कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि तमिलनाडु में भी सिचुएशन जो आसाम की ये बात कर रहे थे उससे कोई डिफरेंट नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। तमिलनाडु में पेरियार साहब की मूवमेंट हुई 40-50 साल पहले।
उनका क्या थीम था? उनका थीम ये था कि ब्राह्मण्स हमको जितनी भी हमारी दलित पॉपुलेशन और बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन है, इनको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, हमको इन बात सब कुछ इनको देना चाहिए, एजुकेशन वगैरह वगैरह। उसके वजह से वहाँ पर ये 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड हिंदी थोपने पे एक बहुत बड़ा आंदोलन चला और नेहरू ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा चेंज करके तमिलनाडु में अप्लाई किया। हुआ क्या है वो बताइए, वो देखिए। पिछले 30 साल से द्रविडियन पार्टी जो एंटायरली दलित और बैकवर्ड क्लासेस की पार्टी है, ब्राह्मण्स का यहाँ कहीं नाम निशान नहीं है और ब्राह्मण्स को सबको भगा दिया गया। आखिरकार सिचुएशन ये है कि अगर इन दोनों पार्टी के बाहर आप किसी के साथ मिलते हैं, बल्कि सभी वहाँ दलित और बैकवर्ड क्लासेस हैं, पीएम के हो, डीएमडी के हो, जो भी है, बट इन द्रविडियन पार्टीज की ही पहुँच रही है। क्यों? इनकी पकड़ आम जनता में इतनी स्ट्रांग है कि इनको हटाना कोई आसान काम नहीं है। बीजेपी अगर इनकोर्स करना चाहती है तो मेरे हिसाब से उनको और 20 साल लगेंगे वहां पर कुछ करने के लिए। ये नहीं कि वो आएंगे एक सीट तुरंत नहीं होगा, एक लंबा प्रयास करना होगा। ये हिंदुस्तान का हकीकत है। एक मिनट कृष्ण जी, एक इम्पोर्टेंट चीज आ रही है। ओबीसीज और दलित के बीच में तमिलनाडु में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुकी है। वहां पर 20% दलित हैं, जो ऑलमोस्ट लाइक उत्तर प्रदेश में इतने उतने हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुकी है। मगर ये इस तरीके से यदि आप मंडल कमंडल वाला यदि देखें जो नॉर्थ में हुआ था,